Hi, good evening, everyone. Myself, Dr. Milind, and today's topic of discussion is in the continuation in the endocrinology section, that is parathyroid abnormality. Yesterday's lecture we discussed hyperparathyroidism as well as hypercalcemia, जिनके अंदर hypercalcemia का अपनों ने मैनेजमेंट देखा और hyperparathyroidism के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को अंडरस्टैंड करा और कॉज देखा. Today we will discuss about hypoparathyroidism as well as hypocalcemia. तो कल मैंने जो पैराथायराइड का बताया था उसको छोटा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पैराथायराइड हार्मोन इज रिलीज बाय पैराथायराइड ग्लैंड्स दैट आर फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, जो कि अपनी थायराइड के दोनों लोब्स में ऊपर नीचे दो पेयर के अंदर ऐसे अरेंज हो रखी होती है. और इसका फंक्शन क्या होता है? कैल्शियम को ब्लड में ज्यादा रखना. और इसका जो रेगुलेटर होता है वो भी कैल्शियम लेवल से होता है. प्राइमरीली कैल्शियम से रेगुलेट होती है. फॉस्फेट का रोल है बट उतना नहीं है. तो प्राइमरी रेगुलेटर इज कैल्शियम ओनली. तो क्या होता है कि ये किडनी से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, गट से बढ़ा देती है और बोन से भी रिजॉर्प्शन करवा के बढ़वा देती है. तो सीरम में कैल्शियम बढ़ देता है और ये फॉस्फेट को कम करने की कोशिश करती है. और स्लो ऐसा नहीं है कि पैराथायराइड हार्मोन बोन के लिए बिल्कुल खराब है. नो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनाबॉलिक हार्मोन्स फॉर योर बोन, बिकॉज ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है तो थोड़ा बहुत बोन उसको यूज भी कर पाएगी. तो अगर आपको पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा होता है देन ओनली इट कॉजेस बोन रिजॉर्प्शन. नॉर्मल कंडीशन में डजंट कॉज सिग्निफिकेंट बोन रिजॉर्प्शन, इवन इट प्रमोट्स बोन रीमॉडलिंग. तो लो लेवल ऑफ पैराथायराइड विल कॉज एडाइनमिक बोन डिजीज, जिसमें बोन कमजोर हो जाएगी. और हाई लेवल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन विल कॉज व्हाट इज नोन एज ostritis fibrosa cystica among the patient of CKD, उसके कारण बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगी. सो दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. अब बात करेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म की. ठीक है, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? देयर इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. अपने अभी सिर्फ हाइपोपैराथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं. 10 मिनट बाद आई विल टॉक अबाउट सूडो एंड सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म. तो पैराथायराइड हार्मोन के कम होने के कारण क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन के कम होने के कारण देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम. ठीक है, क्योंकि अब उसको रिजॉर्व करने वाला कोई बचा नहीं है बोन को, ना ही किडनी से एक्सक्रीशन को बचाने वाला बचा है. और अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और पैराथायराइड हार्मोन किडनी पे भी नहीं काम कर रहा तो उल्टा होएगा. नॉर्मली वो फॉस्फेट कम कर रहा था, फॉस्फेट भी बढ़ जाएगा. तो कैल्शियम विल बी डिक्रीज, फॉस्फेट विल बी इंक्रीज. और पीटीएच लेवल जब आप बंदे के कराओगे तो वो लो मिलेंगे. सो दैट इज द थ्री फीचर्स, लैबोरेटरिकल फीचर दैट इज फाउंड इन हाइपोपैराथायराइडिज्म. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म? हाइपोपैराथायराइडिज्म का द कॉमन कॉज इज मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज आपका इएट्रोजेनिक हो जाए. किसी डॉक्टर ने थायराइड की सर्जरी करी है, लाइक इन ए पेशेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल मैनेजमेंट, या goiter हो गया है, that is obstructing the airway in a pregnant female, then you will go for thyroid resection. और कई बार थायराइड ग्लैंड के निकालने के साथ साथ गलती से पेशेंट के क्या निकल जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड निकल जाती है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. तो दो के पेयर के अंदर ऐसे ऊपर नीचे अरेंज होती है. तो समटाइम्स दे आर टेकन आउट मिस्टेकनली बाय द सर्जन और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हाइपोपैराथायराइडिज्म रहता है. So these are the two causes of hypoparathyroidism, primary hypoparathyroidism, that you are aware of. Third one is D-George syndrome. D-George syndrome is a genetic disease. कोई बताएगा D-George syndrome में किसका म्यूटेशन होता है और क्या सिम्टम होते हैं? इसके एनाटॉमी का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ओवरलैप बिटवीन एनाटॉमी, बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी एंड ए मेडिसिन टॉपिक. तो ये तीनों के अंदर आता था. चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम इज वेरी वेरी हाई. डी-जॉर्ज सिंड्रोम के बारे में एनीबडी नोज एनीथिंग? कुछ भी आइडिया है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट आर द सिम्टम, एनीथिंग यू नो? बहुत बढ़िया. क्रोमोसोम 22q का म्यूटेशन होता है और इसके कारण इसकी कैच 22 इसका एक जो अपना सिंपल सा अपनी निमोनिक बोल सकते हो वो होता है. फिर लाइक कैच इज कार्डियक, सी फॉर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, जिसके अंदर आपका सेप्टम की एबनॉर्मलिटी आएगी, एपी सेप्टम बन नहीं पाता. ए इज फॉर एबनॉर्मल फेसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में.
देन थी इज फॉर थाइमिक एप्लेजिया, जिसके अंदर थाइमस नहीं बनती है, थाइमस नहीं बनती। ये ध्यान रखना, न्यूरल क्रेस्ट सेल का डिफेक्ट होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल का माइग्रेशन डिफेक्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो वो माइग्रेट नहीं हो पाते, तो ये सेंटर वाले कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाते। तो इसके अंदर क्लेफ्ट लेफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ की हेड एंड नेक की डर्मिस अच्छे से जुड़ नहीं पाती है, बीच में मिल नहीं पाती, क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट नहीं हो पाए हैं। और इसी के साथ साथ इस पेशेंट में यू विल फाइंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि पैराथायरॉयड भी बीच की अपनी हाय गुड इवनिंग बॉस, कुशान बॉस इज हियर विद अस, इन्होंने हमारे को एमडी में काफी पढ़ा है, सो वी आर आल्सो रिपीटिंग दैट। तो अपने डी जॉर्ज के अंदर अपने वन इज कार्डियक एबनॉर्मलिटी, दैट इज एपी सेप्टम एबनॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मल फेसेस एंड थाइमिक एप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो ये द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज these three most common in the world is autoimmunity. Second one is आपने सर्जरी कराई, थायराइड की, थायराइड ग्लैंड निकलवाई, और उसके बदले के अंदर गलती से सर्जन ने पैराथायराइड भी साथ में निकाल दी, बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन दैट। एंड थर्ड वन इज डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज के बारे में मैंने और नोट्स में लिखा, यू शुड बी ऑल अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज इट इज ओवरलैप बिटवीन एनाटॉमी एज वेल एज योर माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसमें थाइमिक एप्लेजिया होता है और थाइमस नहीं बनती, तो पेशेंट की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती। ये एक जस्ट फ्रैंक क्वेश्चन आपसे, किसी पेशेंट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है, कौन से टाइप की वैक्सीन आप नहीं दोगे? यू शुड बी अवेयर एज ए एमबीबीएस ग्रेजुएट। और ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आपको 4 टाइप की वैक्सीन दे देंगे अगर इजी क्वेश्चन हुआ, या फिर वो स्पेसिफिकली नेम ऑफ वैक्सीन देंगे। तो एनीबडी नोज कि कौन से टाइप की वैक्सीन नहीं देते हैं इन पेशेंट ऑफ thymic aplasia or in any patient that has decreased cell immunity? Any idea? See, the answer is MMR, mumps, measles, rubella, BCG. Basic concept क्या है? You can name all the vaccines that are live. बिल्कुल सही अक्षय. That is what I want you to know. कि live attenuated या any type of live vaccine you should avoid in a patient of decreased cell mediated immunity, because the patient will not be able to generate the immune response, and that will eventually lead to a full-fledged infection. ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडा हो गया कि डी जॉर्ज के बारे में पता होना जरूरी क्यों है। तो ये कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। और पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का और पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, तो वो कैल्शियम को नहीं मेंटेन कर पाएगा, तो कैल्शियम का लेवल लो रहेगा, फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस को रोकने वाला कोई नहीं है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने आपको कल भी बताया था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लो नहीं मिलेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी नॉर्मल। ठीक है, लो का एक ही कॉज होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन हो गया हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कॉज का, डायग्नोसिस का। ट्रीटमेंट में देखो, ट्रीटमेंट अगर एकदम से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है, लाइक आई हैव रिसेक्टेड योर थायराइड, तो इस पेशेंट के अंदर एक दिन तो पैराथायराइड का लेवल था 120 और नेक्स्ट दिन पैराथायराइड का लेवल है 0 ऑलमोस्ट, तो उसके कारण द अमाउंट ऑफ कैल्शियम विल डिक्रीज रैपिडली, दैट इज नोन एज एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया। तो इस पेशेंट में द हाइपोकैल्सीमिया विल बी सो एक्यूट कि बॉडी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, दैट विल इवेंचुअली might lead to death of the patient due to cardiac arrhythmia. Anybody know, अपनों ECG का सेक्शन डिस्कस करा था कि कार्डियक एरिथमिया कौन से टाइप का कॉमन होता है हाइपोकैल्सीमिया में। हाइपोकैल्सीमिया की ECG में क्या आप देखना चाहोगे? Anybody have any idea? और क्योंकि जैसे एज ए रेजिडेंट लाइक शॉर्टशे एक ट्रॉजवे, मतलब मैंने अपने रेजिडेंट आई हैव सीन ट्रॉजवे मच मोर फ्रीक्वेंटली देन शॉर्टशे साइन। तो इन दोज पेशेंट आर यूनिट हेड्स आल्सो टोल्ड अस टू यार कि ईसीजी में आप क्या देखोगे, लाइक अगर आप पेरिफेरी एक पीएचसी सेंटर पे बैठे हो, एक फीमेल आती है और लाइक ही इज और ए मेल जिसको ऐसे लाइक ट्विचिंग ऑफ द फेस है ना, और पता चला 1-2 नर्स ने उसको थप्पड़ भी मार दिए कि यार आंख क्यों मार रहा है मेरे को। ठीक है, और that happens also because it looks like he is wincing, but he is like giving look to the someone else, but actually that is the facial twitching due to hypocalcemia. तो ये आप पीएचसी पे एक पेशेंट बैठे जो कि बहुत लेथार्जिक यंग फीमेल या मिडिल एज फीमेल या मेल आया है, लेथार्जिक है, एंड इफ सीवियर इनफ इट विल मे कॉल सीजर आल्सो। और पेशेंट को नमनेस की, पेरिओरल एनेस्थीसिया की कंप्लेन हो रही है, पेरी अंगुल हाथों में नमनेस की कंप्लेन हो रही है, ओरल कैविटी में नमनेस की कंप्लेन हो रही है,
और आपने उसके यहाँ टैप करा एंड टैप करते ही पेशेंट ऐसे-ऐसे फेस को ट्विच कर रहा है। तो आप यू विल सस्पेक्ट हाइपोकैल्सीमिया। तो अगर आपको पीएचसी, सीएचसी पे बैठे हो, सीरम कैल्शियम नहीं होता वहाँ अवेलेबल, तो आप क्या करोगे? सिंपल ईसीजी देखोगे। ईसीजी यूजुअली अवेलेबल होती है एट द लेवल ऑफ सीएचसी। तो आप ईसीजी में देखोगे देयर विल बी प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल। दैट इज हाउ यू कैन डायग्नोज हाइपोकैल्सीमिया। क्यूटी इंटरवल और कहाँ-कहाँ प्रोलॉन्ग होता है? टोरसा डी पॉइंट्स, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड मैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो पीसीएम आप याद रख सकते हो, फॉस्फेट, अपना पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों के कमी के कारण क्यूटी प्रोलोंगेशन होएगा। टोरसा डी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट क्या दोगे यार? किसी को याद है? मैग्नीशियम देंगे अपने, है ना? मोस्टली मैग्नीशियम रिप्लेस करेंगे और बीटा ब्लॉकर भी साथ में दे सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसलिए टॉर्सा डी पॉइंट्स के लाइक एज ए रेजिडेंट्स आपके पास कई बार वीटी का पेशेंट आता है और आपके पास लाइक वीटी पेशेंट आपके सामने आ रहा है और वो कोलैप्स हो रहा है, तो यू डू नॉट हैव द टाइम फॉर सीरम मैग्नीशियम, एटलीस्ट इन इंडिया, है ना? अपने पास इतना क्विक लेबोरेटरिकल सेटअप नहीं है कि आप 1 मिनट में मैग्नीशियम हो जाए। इवन दो एबीजी कैन गिव अस पोटेशियम। तो आप पेशेंट में वीटी का पेशेंट आ रहा है, तो वी यूज टू डू दैट एज रेजिडेंट्स की वीटी का पेशेंट आ रहा है और वो कोलैप्स हो गया है, वी गिव हिम डीसी शॉक, वी गिव हिम एमिडोरॉन, वी गिव हिम एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन फॉर द सीपीआर एंड वी आर गिविंग डीसी शॉक। बट 4 डीसी शॉक दे रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए पेशेंट आता है, रिवर्ट होता है, लेकिन वो वापस कोलैप्स हो जाता है। Why? तो उन केसेस में we give magnesium sulfate because we think that there will be underlying torsade D points जिसके कारण ये पेशेंट वीटी में प्रेसिपिटेट हुआ है, and very well sometimes very well patient respond to that treatment because वो underlying torsade D points होते हैं, उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मैं सब कुछ करेक्ट कर पा रहा हूँ उस टाइम, एमिडोरॉन दे रहा हूँ, डीसी दे रहा हूँ, लेकिन मैं कॉज को ट्रीट नहीं कर रहा, इसलिए रिकरेंट वीटी होता है। दैट इज व्हाई वी गिव MgSO4 in a patient that is refractory to the treatment of VT if you do not have the proper laboratory setup in the emergency. So that was about hypocalcemia का आप diagnosis कैसे बनाओगे आपको पता होना चाहिए। ट्रोज़ुएसाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत बार इसी तरीके से सस्पेक्ट करा है पेशेंट का हाइपोकैल्सीमिया, बिकॉज आप उसका बीपी कफ बांध देते हो, बीपी कफ बांधते ही पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी से आप लेके जाओगे उसका बीपी कफ का प्रेशर ऊपर और 3 मिनट तक एटलीस्ट रखते हो। जैसे आप 3 मिनट तक रखते हो, हिज हैंड्स विल बी लाइक दिस, दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिशियन हैंड। इसका हैंड मुड़ जाएगा, दैट इज नोन एज ट्रोज़ुएसाइन। तो आप एक पीएचसी लेवल पे भी आप सिंपल बिना ईसीजी की भी आप सस्पेक्ट कर सकते हो शी इज ए केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड वी नीड टू ट्रीट दैट अर्ली बिकॉज वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट करता है और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट के कारण पेशेंट में डाई आप उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे आएगी। और मैंने बताया था क्यों हर पेशेंट को धड़ल्ले से कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देनी ओपीडी में जो भी क्रैम्प्स के साथ आ रहा है, बिकॉज इफ यू डो नॉट हैव डॉक्यूमेंटेड हाइपोकैल्सीमिया और आप क्रैम्प्स में हर क्रैम्प में कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हो सकता है आपका कई बार पेशेंट रिलीव भी हो जाए, लेकिन if you at some time you encounter a patient who do not have actual hypocalcemia, cramps is very very vague symptom, तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, it will cause cardiac arrest because calcium can hypercalcemia can cause systolic cardiac arrest. That is why do not give calcium gluconate with any ECG or laboratory or clinical evidence of hypocalcemia. Just do not give in simple cramps always. Cramp आ रहा है पेशेंट को, you give levocarnitine, ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर। तो हाइपोकैल्सीमिया में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जैसे हाइपरकैल्सीमिया मैंने कल आपको बताया कि आप सबसे पहले आईवी 0.9% एनएस देते हो फॉलोड बाय आईवी डायूरेटिक, और कौन सा डायूरेटिक देते हो? फ्यूरोसमाइड डायूरेटिक देते हो टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। यहाँ आप कैल्शियम का लेवल रेज करने के लिए क्या दोगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। लेकिन अब आप बात समझो, चलो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देके उसकी जान बचा ली, लेकिन अब क्या आप इसको रोज कैल्शियम ग्लूकोनेट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, बिकॉज हर दिन इंजेक्शन लगाना इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पेशेंट। तो आप डेली हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट के, और मोस्टली इन केस ऑफ iatrogenic hypoparathyroidism you will give PTH analogs। अब PTH को रिप्लेस करोगे और PTH एनालॉग हमेशा कैसे देते हैं? एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, नेवर एज इन्फ्यूजन। डेली वंस डोजिंग देते हैं। अगर आप डेली रोज इन्फ्यूजन की तरह दोगे इट विल कॉज सिग्निफिकेंट बोन डिसॉर्प्शन। सो आई होप ये अपना बात हुआ अब तक हाइपोकैल्सीमिया की, एक्यूट की और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। अब अपने बात करते हैं क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया की। बस लीवोकार्निटीन
यार जस्ट लेट मी सी, आपने क्या भेजा है? लीवोकार्निटीन इज सेफ। हाँ यार, लीवोकार्निटीन इज सेफ है ना, इन पेशेंट ऑफ क्रैम्स यू कैन गिव लीवोकार्निटीन है ना। इट हैज लाइक गुड रिजल्ट। विटामिन ई प्लस लीवोकार्निटीन का ईवियोन एलसी नाम से ड्रग आता है। तो कोई जैसे इन योर लाइक हाउस होल्ड यू विल कॉमनली फाउंड your family members or specifically females who are having these complaints, you can give them vitamin E plus levocarnitin, or to treat the underlying cause also give electrolytes। तो आप उनको ORS पाउडर दे सकते हो, वाइटलीजेड नाम से जो पाउडर्स आते हैं, दे हैव गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम टू रिप्लेस द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द फीमेल्स है ना। फीमेल्स में लाइक इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आप बाहर प्रैक्टिस करोगे इट इज फ्रिक्वेंटली फाउंड है ना। तो अब अपने बात आते हैं सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, और क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया। तो अब जैसे ठीक है, आपका पेशेंट एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया का मैंने मेजर एक ही कॉज बताया, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी भी एक रात में नहीं होती है। बस थायराइड रिसेक्शन होता है जो एक रात में चुटकी की तरह होता है। एक दिन पैराथायराइड बिल्कुल नॉर्मल था, एक दिन में लो हो गया। ऑटो इम्यूनिटी धीरे धीरे पैराथायराइड को डिस्ट्रक्ट करेगी, तो पैराथायराइड का लेवल धीरे धीरे कम होगा, दैट विल कॉज क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया। एक रात में हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा। सो दोनों का मैनिफेस्टेशन अलग है। एक्यूट को बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती, तो इसलिए पूरी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर सिम्टम आते हैं और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रॉनिक को बॉडी कंपनसेट कर पाती है, तो उसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इज नॉट फ्रिक्वेंटली फाउंड, मे बी फाउंड। तो क्रॉनिक के सिम्टम मोस्टली बोन पे होते हैं, क्योंकि अब एक दिन में बोन तो आपकी कमजोर होने से रही, दिल जरूर हो जाएगा, लेकिन अब जब आपका हाइपोकैल्सीमिया 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक रह रहा है, देन इट विल कॉज problem with your bones, because calcium is basically required for your bones as well as your tissues to work properly। तो bones के अगर growth नहीं होगी तो it will present rickets like illness। तो जो भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होंगे ना, जिन पे इवन दो दैट इज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तीनों में बोन पे तो पैराथायरॉयड बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। आई विल एक्सप्लेन हाउ। तो all three will have Albright is hereditary osteodystrophy like illness। ठीक है, AHO क्लासिकल तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को बोलते हैं, लेकिन AHO लाइक फीचर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी मिलेंगे। तो इसमें क्या मिलेगा, बोन नहीं बन पा रही है, तो यू विल फाइंड डिक्रीज बोन फॉर्मेशन, फ्रेजाइल बोन फॉर्मेशन एंड डिक्रीज हाइट ऑफ द बोन एज वेल। तो बच्चा छोटा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक जो डिफेक्ट होते हैं ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे की हाइट छोटी रहेगी एंड देयर विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर, क्योंकि इसकी बॉडी की लोअर बॉडी तो बिल्कुल वेट ही नहीं गेन कर पा रही और हाइट नहीं ले पा रही, तो लोअर बॉडी विल बी स्मॉल, अपर बॉडी विल बी रिलेटिवली लार्ज, नॉट लार्ज एज कंपेयर टू अस। तो अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट रेशियो ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज अपनी क्या रहेगी, इसके अंदर बोन वीक होएगी, द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर इंक्रीजेस इन दीज केसेस ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्रॉनिकली कॉजिंग हाइपोकैल्सीमिया। तो इसके अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगा, इजी फ्रैक्चर होंगे, बोन डिफॉर्मिटी मिलेगी, यू विल फाइंड पेक्टस एक्सकैवेटम लाइक इन ए पेशेंट ऑफ रिकेट्स। छाती ऐसे बाहर की तरफ उसके आ रखी होगी बीच में से, स्टर्नम से, एंड you will find other features like एक नकल डिप्पल साइन होता है, लाइक इट इज लाइक बहुत ही अच्छा लगता है बोलने में, इट इज वेरी रेयर टू सी, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनर्स को पसंद है, आल्सो नोन एज आर्कीबाल्ड साइन। तो नकल डिप्पल साइन में क्या होता है, लाइक यू कैन सी माय फेस्ट हियर, तो आपको चारों नकल दिखाई दे रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इनमें क्या होता है, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल ये दोनों अपने यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, आपको यहाँ दोनों तो नकल दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों आपको डिम्पल दिखाई देते हैं, बिकॉज ये छोटी हो जाती है। और ये फिंगर जैसे मेरी तीनों फिंगर, अपनी 5 फिंगर आपको प्रोपोर्शनेट लगे ना, उसमें ये दोनों फिंगर इतनी छोटी छोटी फिंगर्स हो जाती है, ऐसा हाथ लगभग उसको दिखाई देगा। आई विल शो यू द फोटोज। तो दैट इज नोन एज नकल डिम्पल साइन। और दूसरी बात, इस बच्चे के अंदर वाइडन रिस्ट जॉइंट होंगे, क्योंकि एक बार समझो छोटा बच्चा बुढ़ालियां चलता है, बुढ़ालियां मतलब वो अपने ऐसे हाथों को नीचे जमीन पर रख के चलता है, तो वो पैरों से ज्यादा अपने हाथों पे वेट देता है, तो ऐसे हाथ पे रख के बार बार चलता है, तो ये प्रेशर तो ले नहीं पाती, रिस्ट तो प्रेशर ले नहीं पाती, तो जॉइंट लूज होता है और थोड़ा सा जॉइंट मोटा हो जाता है, लूज और वाइडन हो जाता है, उसमें वाइडनिंग ऑफ रिस्ट जॉइंट मिलेगा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एल्ब्राइट ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, जो कि
किसी भी क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया में पाया जाएगा, वेदर इट इज ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। या जस्ट एनीबॉडी जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि अगर अभी तक स्पीड ज्यादा नहीं हो रही, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो रही है, इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं इतनी स्पीड पे चलूं, अगर किसी को कम समझ आ रहा है तो डू टेल मी, मैं स्पीड कम करूं, ठीक है। इधर टाइप यस और नो और जस्ट गिव ए थम्स अप ताकि वी कैन मूव फर्दर। स्पीड में ठीक है यार, ठीक है, स्पीड ठीक है। कोई इश्यू हो तो यार फील फ्री टू कम्युनिकेट, आप लेक्चर के बीच में ही यू कैन टेल मी बाय द चैट मैसेज, ठीक है। At the end of the lecture, I will go on the microphone and we will discuss. So these are the features of chronic hypocalcemia that will be known as like Albright hereditary osteodystrophy, जो कि क्लासिकली सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए वर्ड यूज करा होता है, लेकिन किसी भी chronic hypocalcemia में फीचर आएंगे तो ये सब फीचर बाकी chronic hypocalcemia में मिलेंगे। लेकिन these are called rickets like illness। अब जो मैंने सारी बातें बोली हैं, these are all found in rickets except only one, that is the last one, that is known as आर्कीबाल्ड साइन, नकल नकल डिपल डिपल साइन। तो एक छोटा सा बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा आएगा जो कि उसकी मदर बोल रही है कि साहब इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बो लेग्स होंगे या फिर नॉक नीज होगी, और ही इज वेरी वेरी वीक, हिज मस्कुलेचर इज आल्सो वीक, his mental development is also poor, he has pectex excavatum, he has अपना bow legs, he has widened wrist joint, but the only thing that will differentiate the both Albright osteodystrophy and rickets illness is knuckle knuckle dimple dimple sign, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज एल्कलाइन फॉस्फेटेज आल्सो, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिकेट्स में तो बड़ा होगा क्योंकि वहां बोन डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इट विल बी नॉर्मल इन पेशेंट ऑफ एएचओ एल्ब्रेट ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, हेरेडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ठीक है। तो काफी थोड़ा सा आज इसमें कंटेंट ज्यादा है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट क्विक, आई वांट टू कंप्लीट इन वन सेशन, वरना दो सेशन में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ द थिंग्स। तो अब अपने बात करते हैं, लाइक दिस वाज द कॉमन स्टफ अमंग ऑल। अब अपने बात करते हैं सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, व्हाई इट इज द वर्ड कॉल्ड सूडो, बिकॉज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब है पैराथायरॉयड लेवल कम मिल रहा है तो कैल्शियम भी कम मिल रहा है, और पैराथायरॉयड कम है तो फास्फोरस को रोक नहीं पा रहा, फास्फोरस ज्यादा मिल रहा है, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल मिल रहा है। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड में बनने में कोई डिफेक्ट नहीं होता, मतलब पैराथायरॉयड का हार्मोन बढ़िया बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यू टू जीनास म्यूटेशन, ठीक है, जीनास म्यूटेशन, जीनास इज द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर जी कपल्ड प्रोटीन जो होते हैं, तो उनका स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। जीनास का म्यूटेशन होगा दैट विल कॉज अपना सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो इसके कारण पैराथायरॉयड बन तो रहा है, लेकिन रिसेप्टर, मैंने बोला जीनास किसके लिए होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को बनाने में हेल्प करता है, वो रिसेप्टर ही नहीं प्रॉपर बने हुए हैं, तो पीटीएच किस पे जाके जुड़ेगा और कैसे काम करेगा, तो किडनी पे, बोन पे, कहीं भी पीटीएच नहीं काम करता। तो मतलब पीटीएच बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो बोन पे काम नहीं करेगा तो बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन दोनों ही नहीं कराएगा, किडनी पे काम नहीं करेगा तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं कराएगा और पोटेशियम फॉस्फोरस को एक्सक्रीट भी नहीं कराएगा। तो इस पेशेंट में अल्टीमेटली फाइंडिंग हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की मिलेगी, मतलब कैल्शियम लो मिलेगा और फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है, तो इस पेशेंट में जैसे ही वो देखेगा कम कैल्शियम है, फिर पैराथायरॉयड गुस्से में वापस बढ़ेगा कि यार मैं कैल्शियम को नॉर्मल लेके आऊं, कम क्यों हो रहा है मेरे होते हुए भी, लेकिन वो लेवल बढ़ाएगा लेकिन फिर वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि पैराथायरॉयड का रिसेप्टर खराब है। तो एक विशियस साइकिल बनती रहती है जिसके कारण पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल यहाँ ज्यादा मिलेगा। दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी पेशेंट क्लिनिकली वही छोटा सा मोटा सा बच्चा आएगा जिसके रिकेट्स लाइक फीचर होंगे और उसके आर्चिबाल्ड साइन होगा, लेकिन लेबोरेटरिकली पीटीएच लेवल ज्यादा मिलेगा सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में और लो मिलेगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। फाइनली मैं बात आता हूँ सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। इट इज ए लाइक ट्रांसमिटेड बाय जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और कौन से एग्जांपल है, प्राडर-विलाई और एंजलमान सिंड्रोम। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, इनको जाके रट लेना, प्राडर-विलाई एंड एंजलमान। एक क्वेश्चन 100% आएगा, एनी एग्जाम यू गिव, प्राडर-विलाई एंड एंजलमान और ऑलवेज प्रेजेंट। और इन योर लाइफ टाइम ना, अगर आप पीडियाट्रिशियन हो तो आप एंजलमान प्राडर-विलाई विल सी फ्रीक्वेंटली, लेकिन आप किसी भी ब्रांच में होगे
लाइफ में एक या दो बार यू कैन सी दोज पेशेंट, एंड इफ यू हैव रेड एटलीस्ट वंस और ट्वाइस दिस सिंड्रोम यू कैन स्पॉट ऑन डायग्नोज देम. ठीक है. Syndromes are, या ध्यान रखना, syndromes are like easy for us, and they will look very nice to us और interesting लगते हैं, लेकिन सिंड्रोम पेशेंट्स के लिए बहुत बेकार होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिंड्रोम्स आर लाइक वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस. सो लाइक आप डायग्नोसिस बना के खुश तो हो जाओगे कि मैंने डायग्नोसिस बना दिया, लाइक बट दैट इज लाइक वेरी लाइफ एंड डेथ न्यूज फॉर द चाइल्ड एंड द फैमिली, बिकॉज the most of these diseases do not have the treatment up till now. So like always control your emotions in front of the patient. Many times like do not laugh at the patient symptom, or do not become excited when you make the diagnosis, because the diagnosis is might be exciting to you but not exciting for your patient. Like आपके patient के लिए सबसे best बात ये होती है कि आपको कोई problem ही नहीं है. ठीक है. अगर if there is any problem, that is good news for your knowledge, your diagnosis, but not for the patient. चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. तो जो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, इसके अंदर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन बन रहा है, वो किडनी पे तो काम कर रहा है, लेकिन ड्यू टू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग दैट पैराथायरॉयड हार्मोन इज नॉट एबल टू फंक्शन एट द बोन्स. तो बोन पे नहीं काम करता है, तो इसके कारण बोन वाले सारे फीचर, दैट इज एल्ब्रेट ऑस्टियोडिस्ट्रोफी वाले, हेरिडिटी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी वाले जो फीचर थे वो सारे आएंगे. छोटा सा मोटा सा बच्चा होगा जिसका आर्किबाल्ड साइन होगा, जिसकी बोलेक्स होएगा, नॉक नीज होएगा, जिसका पेक्टस एक्सकवेटम होगा. लेकिन इस पेशेंट के अंदर किडनीज पे वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कैल्शियम नॉर्मल मिलेगा, इसमें फास्फोरस नॉर्मल मिलेगा, और पैराथायरॉयड, जब कैल्शियम नॉर्मल हो गया तो पैराथायरॉयड भी क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम ही रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड को. और इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि बोन पे तो ये वर्क ही नहीं कर पा रहा. तो इस पेशेंट में देखो आप सारे लैबोरेटरिकल पैरामीटर्स नॉर्मल मिल रहे हैं, स्टिल पेशेंट विल बी रिकेट्स लाइक इलनेस. तो जस्ट आई कैन गिव यू एग्जांपल. एक बच्चा आएगा जो बिल्कुल रिकेट्स जैसा दिख रहा है, तो पहला टेस्ट आपने कराया, आप बड़े टेस्ट नहीं कराओगे, आप सीधा पीटीएच में नहीं जाओगे, आप हमेशा सिंपल टेस्ट पहले कराओगे. आपने उसका कराया कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और विटामिन डी. उसका विटामिन डी नॉर्मल है बिकॉज वो पेशेंट रिकेट्स का नहीं था, और उसके कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी नॉर्मल है. अब आपने पैराथायरॉयड हार्मोन कराया, वो भी नॉर्मल है, लेकिन सारे फीचर रिकेट्स वाले हैं. सो दैट इज द केस ऑफ सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दैट इज ड्यू टू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. सभी में क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ पहला, दैट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, जहां से बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट दे दो, पैराथायरॉयड ग्लैंड दे दो. बाकी दोनों के अंदर देयर इज नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि आप पैराथायरॉयड को जब बोन पे काम ही नहीं करने दे रहे, तो आप भले ही बाहर से कितना विटामिन डी दे दो, वो बोन में जाके डिपॉजिट ही नहीं होगा. भले ही आप बाहर से कितना पैराथायरॉयड हार्मोन दे दो, वो बोन पे जाके काम ही नहीं करेगा. सो देयर आर लाइक पुअर डायग्नोसिस टू योर पेशेंट्स. The patient will suffer from lifelong from that disease. ठीक है. फाइनली मैं बात आता हूँ न्यूट्रिशनल रिकेट्स की. तो न्यूट्रिशनल रिकेट्स क्या होता है, जहाँ छोटा बच्चा है, बेबी है, जिसमें विटामिन डी की कमी है. विटामिन डी की अगर अडल्ट्स में कमी होगी, दैट इज नोन एज ऑस्टियोमेलेशिया. अगर छोटे बेबी में कमी है, दैट इज नोन एज रिकेट्स. तो विटामिन डी ध्यान रखना, बायस नहीं करता किसी चीज में. पैराथायरॉयड हार्मोन आपका बायस करता है. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, वो आपके कैल्शियम और फास्फोरस को डिफरेंशिएट करता है. तो कैल्शियम को तो बढ़ाना चाहता है, फास्फोरस को कम करना चाहता है, लेकिन विटामिन डी दोनों को ही बढ़ाना चाहता है. तो विटामिन डी क्या होता है, अपने गट से पैराथायरॉयड और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन डी. तो जिस बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस दोनों का लेवल लो मिलेगा, और विटामिन डी लेवल का भी लेवल लो मिलेगा, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल मिलेगा. ठीक है. एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल, नॉर्मली इट माइट बी लो बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोफॉस्फेटेमिया. तो लेकिन क्लासिकली जो रिकेट्स के पेशेंट होते हैं, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई मिलता है, क्योंकि यार होता क्या है कि पीटीएच इतना कम होता है कि बोन, देयर इज नो एब्सोल्यूट बोन रीमॉडलिंग. तो इसमें बोन डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, अपने आप ही वीकनेस ऑफ बोन होने लग जाती है. सो एक्चुअल में इसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड मिलता है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स.
और रिकेट्स इज ट्रीटेबल, तो आप उसमें क्या करोगे, यू विल गिव हिम 6 लाख यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, इधर इंजेक्टेबल और ओरल। तो जल्दी रिजॉल्व करने के लिए बहुत 30 से 40 रुपए का इंजेक्शन आता है, रेकिडॉल, और दीज आर द लाइक ब्रांड नेम्स। तो आप सिंपल उसको आईएम दो एंड पेशेंट विल बी रिकवरिंग। तो देखो जो परमानेंट बोन डिफॉर्मिटी है वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट का फर्दर डिटोरिएशन बच जाएगा, उसका जो बाकी डेवलपमेंट है वो बच जाएगा। जस्ट टू गेट यू रिमेंबर, एनीबडी कैन नेम मी फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ रेज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेस। दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ आज, मतलब पहले 2 लेक्चर में 2 बार बोल चुका हूँ प्लीज, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एमबीबीएस ग्रेजुएट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ रेज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, वरना आप पेशेंट की बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कराते रहोगे। बहुत बढ़िया खुशबू। वन इज प्रेगनेंसी, अनदर वन, एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है 3 मंथ की, आपने रूटीन सीबीसी आरएफटी एलएफटी कराए, प्लेसेंटा इज अ सोर्स ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेस, तो आपको उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेस 300 मिला। तो डू नॉट जस्ट ओवर इन्वेस्टिगेट। इफ यू वांट टू, पेशेंट बहुत एजुकेटेड है, पेशेंट बोल रहा है नहीं मैंने पढ़ा है नेट पे, लिवर की दिक्कत हो सकती है, जस्ट गेट हिम ए सोनो। आप देखोगे बिलीरुबिन, ओटीपीटी एंड सोनो विल बी नॉर्मल, सो दैट इज फिजियोलॉजिकल। और क्या कॉज होता है, तो आपको उस पेशेंट को बोलना कोई वरी नहीं करना, कोई बड़े बड़े स्कैन नहीं कराने, कोई पीटीएच ऐसे नहीं कराना, चिल रहो, इट इज नॉर्मल, आपकी प्रेगनेंसी के बाद ये चीज रिजॉल्व होगा। द अदर कॉज इज यंग एज, एक छोटा बेबी है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, देयर इज बोन फॉर्मेशन, देयर इज बोन इंक्रीज टर्नओवर, उसका हाथ अभी इतना है फिर बढ़ता जा रहा है, इतना हो रहा है, हर साल उसकी हाइट बढ़ रही है, देयर इज इंक्रीज बोन टर्नओवर। अल्कलाइन फॉस्फेटेस इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ बोन टर्नओवर। तो उसमें आप क्या कराओगे, पेशेंट को बोलोगे, एक 15 साल का 14 साल का बच्चा आपके पास डीके के लिए आया, मैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराई, अल्कलाइन फॉस्फेटेस 250 है, 300 है, 320 है, यू डू नॉट नीड टू वरी, वो पेशेंट बच्चा बहुत अच्छी अभी ग्रोइंग एज में है, तो देयर इज नॉर्मल इंक्रीज इन अल्कलाइन फॉस्फेटेस। आइसोलेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेस अपनों ने कल डिस्कस करा था। अगर आपकी सारी लेबोरेटरिकल पैरामीटर नॉर्मल है, सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ, इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ पेजेट्स डिजीज। यू नीड टू ट्रीट पेजेट्स डिजीज, क्योंकि पेजेट्स डिजीज में ऑस्टियोसार्कोमा का रिस्क 100 टाइम्स मोर होता है। और प्लीज पेजेट्स पढ़ लेना, शायद जीवन में आप कभी ना देखो, बिकॉज यूजुअली पेशेंट सिम्टम नहीं बताता है तो बोन पेन बताता है, लेकिन ये आप एग्जाम में जरूर देखोगे, बिकॉज इट इज ओवरलैप बिटवीन योर ऑर्थोपेडिक्स एंड योर मेडिसिन। तो चांसेस ऑफ एंड फार्मेकोलॉजी आल्सो, क्योंकि इसमें ड्रग्स का क्वेश्चन, डिनोसुमैब, एलिंड्रोनेट, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो लास्ट इज एल्ब्रेट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, और जो कि अपने डिस्कस कर लिया, और इसी का भाई अपने पढ़ता है मैक्यूने एल्ब्रेट सिंड्रोम, जो कि नाम में सेम है भाई इसलिए क्योंकि एल्ब्रेट एल्ब्रेट दोनों में आ रहा है, बट इट इज एंटायरली डिफरेंट डिजीज। इट इज ड्यू टू your skin problem, bone problem, and there will be cafeol or spots। ठीक है, तो कैफेऑल और स्पॉट्स और किस किस डिजीज में होती हैं, वन इज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एंड वन इज न्यूरोफाइब्रोमा एंड थर्ड वन इज मैक्यूने एल्ब्रेट सिंड्रोम। तो ये यार आज का लेक्चर हुआ। जस्ट टेल मी कि स्पीड इनफ है, सब समझ आ गया, तो आई विल टर्न टू द notes, today's notes to conclude the lecture। कोई इशू तो नहीं है अभी तक, स्पीड काफी चली थी। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, वैसे आजकल आप लोग काफी ज्यादा कैचअप करने लग गए, सो दैट इज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। तो अभी मैं एक बार फटाफट स्क्रीन शेयर करके आपको आज के नोट्स दिखा देता हूँ। देखो, ये है अपना हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो पैथोफिजियोलॉजी के पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, तो उसके कारण कैल्शियम कम होगा और फास्फोरस बढ़ेगा, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस नॉर्मल रहेगा। कॉजेज ऑफ ट्रू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब जहां पैराथायरॉयड हार्मोन एक्चुअल में कम है, वन इज ऑटोइम्यूनिटी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, अदर इज थायराइड सर्जरी, जिसमें गलती से अगर पेशेंट के आपने थायराइड रिमूव कर दिया है, थायराइड रिमूव के साथ साथ आपका वो निकल गया पैराथायराइड हार्मोन, तो भी ऐसा हो सकता है। वन इज डीजॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम 22q का डिलीशन होता है। अब अपने बात करते हैं, वन इज पैराथायराइड की लोकेशन क्या होती है, यू ऑल नो। लोकेशन अपना थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है, 4 पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड है। तो सिम्टम इसके मेन हाइपोकैल्सीमिया के आएंगे, दैट इज टेटनी, शॉर्ट साइन, रोज़वे साइन, पेरिओरल पेरिंगुअल एनेस्थीसिया, क्यूटी प्रोलोंगेशन। ठीक है,
अदर कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एक डीजॉर्ज सिंड्रोम, दैट इज वेलोकार्डियल सिंड्रोम, इस नाम से क्वेश्चन आता है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? कैच-22 कैच से कार्डियक डिफेक्ट जिसमें सेप्टम नहीं बन पाता, तो कार्डियोमेगाली और बाकी फीचर्स मिलेंगे। एबनॉर्मल फेसिस जैसे हुडेड आईलिड, टोसिस, ये सब मिलेगा। थाइमिक एप्लेजिया, तो उसके कारण सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाती है। और पैराथायरॉयड एप्लेजिया, उसके कारण रिकेट्स लाइक इलनेस हो जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डीजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया यूजुअली एक्यूट कब होता है? जब थायराइड सर्जरी के बाद एक्सीडेंटली पैराथायराइड निकाल दिया, 72 आवर ऑफ सर्जरी के बाद होगा। तो पेरी ओरल और पेरी अंगुअल एनेस्थीसिया मिलेगा। शॉर्टसेक साइन आप देखो, टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व, जो गलत याद रहता है वो कैसे याद रख सकते हैं? ट्रॉजवे में टी आ रहा है, टैपिंग वाला ट्रॉजवे नहीं है, शॉर्टसेक वाला टैपिंग वाला साइन है जिसमें फेशियल नर्व पे टैपिंग करते हो। ट्रॉजवे कौन सा? ऑब्स्टेट्रिशियंस हैंड, उसमें सिस्टोलिक बीपी से ज्यादा आप कफ को टाइट बांधोगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब साइन होता है और एक लेरिंजियल स्ट्राइडर भी शुरू हो जाएगा। तो हाइपोकैल्सिया में बेसिकली ओवर एक्टिविटी हो जाती है पूरे सिस्टम की, और हाइपर में अंडर एक्टिविटी। इसीलिए हाइपर में आपको लेथार्जी, कंफ्यूजन मिलेगा, और हाइपो के अंदर आपको सीजर मिलेंगे, क्योंकि हर जगह ओवर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो क्यूटी प्रोलोंगेशन भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर इमरजेंसी नॉट डेली। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सर्जिकल इंड्यूस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में टेरिपेराडाइड इंजेक्शन और एक्टिव विटामिन डी दोगे। सीरम कैल्शियम लेवल आपको लो मिलेगा, तो आप बाद में पैराथायरॉयड लेवल कराओगे। अगर वो लो है इसका मतलब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। अगर वो हाई आ रहे हैं तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा और आपके पास सबसे ज्यादा आएगा सीकेडी का पेशेंट, जिसमें विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम लो हुआ है। कैल्शियम लो होने से पैराथायरॉयड बढ़ता है। सो दैट इज सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेस और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस पढ़ेंगे। अब क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया में अल्ब्रेट ऑस्टियो हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी जैसे रिकेट लाइक इलनेस जैसे सिम्टम आते हैं। तो क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया होगा, किसी भी रीजन से होगा, उसमें एएचओ या आपसे आगे से शॉर्ट में बोलूंगा वैसे फीचर आएंगे, दैट इज वीक, शॉर्ट एंड लूज बोन्स। तो देखो ये छोटा सा बेबी है, इसका अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट, देखो अपर सेगमेंट तो ज्यादा है और लोअर सेगमेंट कम है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर है। आर्चीबाइल्ड साइन है, बेचारा छोटू से बच्चे का हाथ है, इसमें थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल और शॉर्ट, ये दोनों नॉर्मल लेंथ के हैं, ठीक है। नकल नकल टिम्पल टिम्पल साइन बोलते हैं। बाकी रिकेट्स जैसे इलनेस जैसे शॉर्ट स्ट्रेचर मिल जाएगा, नॉकनीज या बोलेक्स मिल जाएगा, और पैरों के भी थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्ट मिलेंगे। और इन हैंड्स को आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये दोनों तो नॉर्मल है, फिर हैंड्स कितने छोटे छोटे हो रहे हैं, दैट इज नकल नकल टिम्पल टिम्पल साइन, ठीक है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था यूजी में याद करना, जीवन में अब तक देखने का मौका नहीं मिला, होपफुली पेशेंट को मौका मिले। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम कम मिलेगा, फॉस्फोरस ज्यादा मिलेगा, पीटीएच एक्चुअल में कम मिलेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेस नॉर्मल मिलेगा। तो ट्रीटमेंट कैल्शियम दे दो, और पीटीएच एक्यूट अगर हुआ है या फिर सर्जिकल रिसेक्शन के कारण हुआ है तब दे दो। एसएक्स मेरे नोट्स में मतलब है सर्जरी, और जो अपने डैश का शाइन बनाता हूँ इसका मतलब होता है डैमेज या फिर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक्चुअल में मतलब होता है इसका, ठीक है, आप ऑर्थो में पढ़ोगे। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है? पैराथायरॉयड बन तो रहा है लेकिन पीटीएच रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जीनस म्यूटेशन जो कि जी प्रोटीन बनाता है। तो देखो ऐसे छोटा सा राउंड सा फेस, मेंटली रिटार्डेड शॉर्ट स्ट्रेचर बेबी होगा, आर्चीबाइल्ड साइन मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में आप देखो यहाँ कैल्शियम कम मिल रहा है क्योंकि काम नहीं कर पा रहा, तो फास्फोरस भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बन तो रहा है तो और बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि कैल्शियम डिक्रीज कैल्शियम विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेस, गलती मत करना, आप सोचोगे पैराथायरॉयड बड़ा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस बड़ा होगा, नहीं, दैट इज द सिली मिस्टेक। यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेस नॉर्मल मिलेगा क्योंकि ये बोन पे नहीं काम कर पा रहा, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस कहाँ से आएगा? बोन से ही तो आता है, ठीक है। लीवर पे पीटीएच काम नहीं करता। ट्रीटमेंट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, क्लिनिकल फीचर एल्बर्ट ऑस्टियोडिस्ट्रोफी वाले मिलेंगे। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के कारण ये होता है, तो इसके कारण पीटीएच बनता है, लेकिन एक्शन सिर्फ किडनी पर होता है। किडनी से फास्फोरस को बचा लेता है और नॉर्मल निकाल देता है, और कैल्शियम को बचा लेता है, तो कैल्शियम फास्फोरस दोनों नॉर्मल मिलते हैं। और कैल्शियम अगर नॉर्मल है तो अपना फास्फोरस भी नॉर्मल मिलेगा, तो वो भी नॉर्मल मिलता है। लेकिन बोन्स पे नहीं काम कर पा रहा, तो एएचओ लाइक सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। तो इसमें देखो कैल्शियम नॉर्मल मिल रहा है, फास्फोरस नॉर्मल मिल रहा है, पीटीएच नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन स्टिल एएचओ तो डायग्नोसिस के सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। यहाँ तक मैंने इन्हीं बातों को कंटिन्यू करा है कि क्या लैबोरेटरिकल पैरामीटर सेम होते हैं और क्या अलग होते हैं, यू कैन इजीली कंक्लूड दैट। लेकिन क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया जहां भी आएगा वहां एएचओ लाइक फीचर्स आएंगे ही आएंगे।
ठीक है। न्यूट्रिशन लीकेज में बच्चे को विटामिन डी कम मिला, उसके कारण बोन फॉर्मेशन कम हुआ, उसके कारण कैल्शियम फास्फोरस कम हुआ, उसके कारण अपना एल्कलाइन फॉस्फेटेस पीटीएच बढ़ेगा, और पीटीएच बढ़ेगा तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ेगा। तो न्यूट्रिशन रिकेट्स में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस कम होता है तो उसके कारण बोन में वीकनेस आती है, लेकिन कैल्शियम कम होने से पीटीएच स्टिमुलेट हो जाता है क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन उसका नॉर्मल काम कर रहा है, और एल्कलाइन फॉस्फेटेस रेज हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, ये सारे सिम्टम क्रेनियोटेबिस मतलब वीक स्कल, नॉक नीज, ठीक है, डिलेड डेंटिशन होगा, फ्रंटल की बॉसिंग होगी, 6 लेग्स यूनिट्स, विटामिन डी दे दो। दैट इज मैक्यूने अल्ब्रेट सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जीएनआरएच इंडिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें प्यूबर्टी बच्चे की जल्दी आ जाती है। कैफे और लॉस स्पॉट्स होते हैं, प्लीज इनको पहचानना। जीवन में आप कई सारे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस देखोगे, अभी तो आपको लग रहा है नहीं मिलेंगे, लेकिन एज सून एज यू गो इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस नाउ यू विल सी मेनी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एंड दे डू नॉट नीड एनी एमआरआई टू डायग्नोज, आप क्लिनिकली भी डायग्नोज कर सकते हो। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, कैफे और लॉस स्पॉट्स और बोन का डिफेक्ट होएगा। तो दीज आर द डायग्नोसिस ऑफ अपना मैक्यूने अल्ब्रेट सिंड्रोम। तो इसमें आप प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बचाने के लिए एरोमेटेज इनहिबिटर दे देते हो और सर्म दे देते हो, ठीक है। ये अल्ब्रेट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी से अलग है। कुछ कॉजेज मैंने दे रखे हैं जो कि कैफे और लॉस स्पॉट्स के अलग कॉजेज है। सो यार आई होप इट इज क्लियर। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी बट यू हैव लाइक कोऑपरेटेड वेरी वेल। तो अपने आई विल इफ एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी, ठीक है, या फिर अभी आप अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी यार, वी विल क्लियर द डाउट। और आफ्टर आर्चिबाल्ड साइन इज रिवर्सिबल नहीं यार, जो बोन के यूजुअली साइन होते हैं, अगर मेटाफाइसिस मतलब बोन ग्रोथ अचीव हो चुकी है, सो यूजुअली दे आर नॉट अचीवेबल। अगर मान लो बंदा आपके पास 15-18 साल की उम्र में आ रहा है तो दे आर नॉट रिवर्सिबल। आर्चिबाल्ड में मेटाफाइसिस फ्यूज होगी तो रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर वो जल्दी आ गया देन इट विल बी रिवर्सिबल, वो लेट आया तो इट विल नॉट बी एबल टू रिवर्स। लेकिन बो लेग्स जैसी चीज है ना, जहाँ लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है, थिकनेस की प्रॉब्लम है, वहाँ दे विल नॉट बी रिवर्सिबल। तो बो लेग्स जिसके हो जाता है ना, फिर वो हो जाता है। और नॉक नीज भी आर लाइक डिफिकल्ट टू रिवर्स। सो दीज आर द common things that are common among rickets as well as hypoparathyroidism, but इनको differentiate करने के लिए आर्चिबाल्ड साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप यार क्लियर हो गया। कोई डाउट हो डू मैसेज मी, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन whoever want to stay and ask the doubt can stay, है ना। चलो यार, गुड नाइट, टेक केयर।